नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चलिए आपको लेकर चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। में तैनाती के दरवाजे खोल दिए हैं। केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या दोगुनी की जा चुकी है। देश भर में पुलिस सिस्टम में 33% महिलाओं की भर्ती को भाजपा सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अब लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटों में बहनों को आरक्षण की गारंटी मोदी ने पूरी की है। कांग्रेस कितने दशकों से आरक्षण के नाम पर बहनों से वोट मांगती रही, आपसे वोट मांगती थी और संसद में अपने साथियों से बिल को फड़वाती भी थी। ये तो मोदी है और आपका मोदी पर आशीर्वाद है जो इस बार इनको समर्थन करना पड़ा, वरना इनकी मानसिकता क्या है ये आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के नेता महिलाओं को लेकर कैसी कैसी अपमानित करने वाली बातें कर रहे हैं, ये आए दिन हम देख रहे हैं। ये इस कानून से बहुत नाराज है। ये चाहते ही नहीं कि महिलाओं को उनका हक मिले, इसलिए बहाने बना रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। मेवाड़ की, राजस्थान की युवा बेटियों को अपने वोट से कांग्रेस की साजिश का जवाब देना है। आपको अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों को भी कांग्रेस की साजिश के बारे में बताना है। मेरे परिवारजनों, मेवाड़ का ये पूरा क्षेत्र असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारे सीपी जोशी जी तो इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। वे मेवाड़ के, राजस्थान के विकास से जुड़े हर मुद्दे को दिल्ली में जोर शोर से उठाते हैं। आज भी चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज पाली हनुमानगढ़ पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। भाजपा राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 बनाना चाहती है। इसके लिए हम कनेक्टिविटी और कल्चर दोनों पर जोर दे रहे हैं। आज रेलवे, सड़क और शिक्षा से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। नाथद्वारा टूरिस्ट सेंटर में उससे लोगों की सहूलियत बढ़ने वाली है। हमारे सांवलिया सेठ मंदिर में भी भारत सरकार ने बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने का काम किया है। यहां जब भाजपा सरकार आएगी तो ये काम और भी तेजी से पूरे होंगे। इसलिए राजस्थान कह रहा है, भाजपा आएगी, सुविधा और समृद्धि लाएगी। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, हर समाज कांग्रेस के झूठ और वोट बैंक की राजनीति को पहचान चुका है। भाजपा उन वर्गों के लिए काम कर रही है जिनको किसी ने नहीं पूछा। हमारे कुम्हार, सुथार, माली, सुनार, लोहार, धोबी, दर्जी, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, बढ़ई, ऐसे लाखों परिवार अपने हाल पर थे। इसलिए हमारी सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आई। इससे राजस्थान के विश्वकर्मा साथियों को भी आधुनिक ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरण मिलेंगे। इसके लिए भाजपा सरकार हजारों रुपये विश्वकर्मा साथियों को दे रही है। यही नहीं, बैंकों से लाखों रुपयों का कम ब्याज वाला ऋण भी विश्वकर्मा साथियों को मिलेगा। बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगेगी, बिना गारंटी पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोदी ने आपकी गारंटी दे के रखी है। साथियों, मोदी की हर गारंटी को हर बूथ तक पहुंचाना है और इस चुनाव में
हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम सबको एक मस्त ताकत बनाकर निकलना है। एक बार फिर मेवाड़ इतना भव्य स्वागत करने के लिए मैं फिर एक बार मेवाड़ की धरती को प्रणाम करता हूं, इस वीर माताओं को प्रणाम करता हूं, यहां के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के चित्तौड़गढ़ को परियोजनाओं का मेगा गिफ्ट दिया है। यहां पहुंचकर पीएम ने सबसे पहले सावलिया सेठ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अब प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम बातें कही हैं, उन्होंने चुनावी दावे किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज चित्तौड़गढ़ में जिन 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, उससे देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, इसके उद्योग का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर भी लगातार मिलते रहेंगे। ऐसी तमाम बातें चित्तौड़गढ़ से जनता को संबोधित करते हुए चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। इसी के साथ अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों महान विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और राष्ट्रहित में उनके योगदान को याद करते हुए सम्मान जताया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिंसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरी दुनिया इसे देख चुकी है। उन्होंने कहा कि पूरे देश आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती को नमन कर रहा है। बापू ने उन्होंने पूरी दुनिया को सत्य व अहिंसा का मार्ग दिखाकर यह संदेश दिया कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी सत्य व अहिंसा का पालन करते हुए उन अंग्रेजों को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता। तो आपको बता दें, उन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाया। 154वीं जयंती महात्मा गांधी की, और इसके अलावा वहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके योगदान को दुनिया याद कर रही है, इसीलिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दे रही है, उनकी इस जयंती को नमन कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को देश नहीं भूल पाया है। उसी देश की बात की जा रही है जहां पर अंग्रेज कहते थे कि यहां पर कभी भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज उसी सूर्य अस्त वाली जगह पर सूर्य उग भी रहा है और तमाम चीजें भी हो रही है। देश प्रगति कर रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में है। ऐसी तमाम बातें कहते हुए योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही हैं। 154वीं महात्मा गांधी की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित की और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अहिंसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती को मैं नमन करता हूं। इसके अलावा महात्मा गांधी के देश के लिए जो योगदान थे उसको देश कभी नहीं भुला सकता। महात्मा गांधी जी की पावन जयंती पूरा देश की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं पावन जयंती पर पूज्य बापू को नमन कर रहा है। इस अवसर पर पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा
का मार्ग दिखाने वाले, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। भारत की आजादी के आंदोलन में पूज्य बापू ने पूरे देश वासियों को अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था, वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और उसी का परिणाम था कि स्वदेशी सत्य और अहिंसा का पालन कैसे उन अंग्रेजों को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिनके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों के बारे में कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। लेकिन भारत की आजादी के आंदोलन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी इस लड़ाई में यह साबित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बापू के प्रति नमन और श्रद्धांजलि स्वरूप सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर निकायों में स्वच्छांजलि का एक कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित चल रहा है। हम सब जानते हैं बापू को जहां स्वदेशी, स्वावलंबन और सत्य और अहिंसा का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग उन्होंने बता करके लोगों को इसके प्रति आग्रही बनाया, वहीं स्वच्छता भी उनके अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारत आज स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पूज्य बापू को स्वच्छांजलि कार्यक्रम के माध्यम से भी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। एक तरफ बापू के प्रति नमन और दूसरी तरफ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का उद्घोष करके पूरे भारतवासियों को सुरक्षा के प्रति भी और आत्मनिर्भरता के प्रति भी आह्वान करने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पावन जयंती है। शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, पूज्य बापू के परम अनुयायी भी थे। आज इन दोनों महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, देश और समाज के लिए उनके योगदान के प्रति नमन करने का एक अवसर है। मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इन दो महान सपूतों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सुशील मोदी की ओर से जेडीयू में टूट के किए गए दावे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, इन सब चीजों का प्रचार होता है, हम सब ये देखना चाहते हैं और ये देखकर छोड़ चुके हैं। सामने सर कैमरा के तरफ देख। अरे वो तो जब सारे आप लोगों को बर्बाद कर ही दिया है, तब फिर हम लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में तो छोड़ना दीजिए। कह रहे आप गवर्नर, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी सब चीज का प्रचार होता है, अब देखना बंद कर दिए। गवर्नर बनने की इच्छुक है वो अपने न बने तो वो अपने न करिए, जो बनना है बने। कहे नहीं पता
बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान में करीब 54 उम्मीदवारों पर मोहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 विधानसभा सीटों पर सांसदों को उम्मीदवार बताया जा रहा है। राजस्थान के चुनाव समिति में जिन सीटों पर चर्चा की गई है, बी कैटेगरी की सीट है, यानी कि वे सीटें हैं जिन्हें बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी। वहीं मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। जो प्रमुख नाम उभरकर सामने आ रहे हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जयपुर ग्रामीण से सांसद राजवर्धन सिंह राठौर और बता दें कि राज्य मंद से सांसद कुमारी को चयन किया गया है। और आपको बता दें कि चूरू से सांसद राहुल कासवन और अलवर से सांसद बाबा बालक नाथ शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की तकरीबन सभी सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं। लगभग 69 सीटों पर चुनाव समिति में उम्मीदवार तय किए गए हैं। सभी मौजूदा विधायक को फिर से टिकट दिया जा रहा है, जबकि कई सीटों पर मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लागू हो सकता है। सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में हिंडन विहार इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। दरअसल गाजियाबाद के हिंडन विहार में अवैध रूप से कई प्लास्टिक के गोदाम पर यहां पर फल फूल रहे थे, जिसके बाद यहां भीषण आग लग गई। इससे पहले भी कई बार इस इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग चुकी है, लेकिन हर बार प्रशासन की एक बड़ी अनदेखी इस पूरे मामले में देखी जाती है। और हर बार की तरह इस बार भी आग को काबू में करने के लिए दमकल विभाग की गाड़ी वहां पर मौजूद थी। कड़ी मुशक्कत वहां पर दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ी। कबाड़ के अवैध गोदाम यहां फल फूल रहे हैं और उन पर किस तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया जाता और प्रशासन को इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी धड़ल्ले से ये काम चलता है, जिससे आने वाले समय में इन तरीके की घटनाओं से आसपास के लोगों को हानि पहुंच सकती है। तो आपको बता दें कि दमकल विभाग की टीम यहां पर मौजूद है और दमकल विभाग ने यहां पर गाड़ी पहुंचाकर आग पर किसी तरीके से काबू पाया। लेकिन आपको बता दें यहां पर अवैध रूप से चला रही प्लास्टिक की फैक्ट्री लगातार धड़ल्ले से ये काम कर रही है और अक्सर ये कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है और इस एरिया में लगभग कई ऐसी तमाम प्लास्टिक फैक्ट्रियां हैं जहां पर भीषण आग लग जाती है। देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तमाम केंद्रीय मंत्री भी इसमें हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं गुजरात में 6 बटालियन बता दें कि एनडीआरएफ के कर्मियों ने नागरिक प्रशासन के साथ सुरासागर झील में स्वच्छता ही सेवा सफाई अभियान में हिस्सा लिया। तो आपको बता दें देश भर में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान और आज 2 अक्टूबर है, जहां पर स्वच्छता अभियान की तर्ज पर अब स्वच्छांजलि कार्यक्रम के तहत भी जगह जगह पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए छात्र से लेकर सभी कार्यकर्मी और इसके अलावा कर्मचारी हों या फिर सरकारी अफसर, अधिकारी और तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और जिसके तहत आसपास के क्षेत्रों की सफाई की जा रही है। स्वच्छता अभियान के तहत देश भर में ये स्वच्छता मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत वहां पर कर्मचारी स्वच्छता करते नजर आए। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस यूपी में अपने खोए हुए वोट बैंक मुसलमानों को अपने पाले में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दानिश अली प्राकरण में कांग्रेस अपने को सुनहरे अवसर के रूप में देख रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की धुरी बनी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना खोया वोट बैंक सहेजने की कोशिश में जुटी है। पिछले दिनों बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ बीजेपी के सांसद रमेश भिदुड़ी की ओर से अपशब्दों के इस्तेमाल के बाद से कांग्रेस के नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। दरअसल इसके जरिए कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साधने में लगी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कांग्रेस इन दिनों अपने खोए हुए वोटों को पाने की चाहत में ये सारी कवायद कर रही है। इसी के साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा बनी सपा पर सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। एक दौर में मुस्लिम वोट कांग्रेस के पाले में हुआ करता था,
लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई उससे ये वोट बैंक भी खिसकता गया। इस वोट बैंक पर कभी बसपा तो कभी सपा का कब्जा होता चला गया। इसी कारण दानिश अली के बहाने ही सही कांग्रेस ने संदेश देने का प्रयास किया है। दानिश अली अब बसपा में असहज महसूस कर रहे हैं। बीएसपी में अब फिलहाल दलित और पिछड़ों को लेकर जो रणनीति बन रही है उसमें मुस्लिम को उतनी बड़ी भूमिका नहीं मिलेगी जितनी किसी जमाने में हुआ करती थी। कांग्रेस मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने के लिए दानिश के पक्ष में देख रहा था। सपा को मुस्लिम को उतनी महत्वता भी नहीं मिल रही है। इसी कारण कांग्रेस अपनी संभावना देख रही है। जब से इंडिया गठबंधन बना तब से कांग्रेस विभिन्न वर्गों से मिल रही है। खासकर कांग्रेस नेता अपने खोए हुए वोटरों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे दलित हो या मुस्लिम। दानिश अली के साथ जो प्रकरण हुआ, कांग्रेस को लगता है अगर वे दानिश के साथ खड़े रहते तो मुस्लिम वर्ग में एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस जो है मुस्लिम के हक के लिए लड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजय माकन को तत्काल प्रभाव से AICC का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। अजय माकन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नए कोषाध्यक्ष होंगे। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने माकन की नियुक्ति पर मोहर लगा दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तो आपको बता दें, अजय माकन बने AICC के नए कोषाध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस बात पर मोहर लगाई है। तत्काल प्रभाव से यह फैसला लागू किया जाएगा। इसको लेकर अब खड़गे का बयान सामने आया था और इसी के साथ अजय माकन बने हैं AICC के नए कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष को लेकर तमाम बातें चल रही थी, तमाम रणनीति बन रही थी, लेकिन अजय माकन के नाम पर ही मोहर लगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले पर मोहर लगाई है और जल्द से जल्द इसको लागू किया जाएगा। अब घर बैठे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। लोगों को अब मतदान केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। मतदान केंद्र पर जाकर लंबी कतारों में भी लगने की जरूरत नहीं होगी। इस बार विधानसभा चुनाव में वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर वोट फ्रॉम होम की सुविधा चुनाव आयोग मतदाताओं को देने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी दहलीज पर खड़े राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। इसी बीच राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम पिछले 3 दिनों से जयपुर दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मेरिट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दौरे के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम वोट फ्रॉम होम की सुविधा देने जा रहे हैं, जिससे मतदाता बिना पोलिंग बूथ पर आए घर बैठे अपना वोट डाल सकेंगे। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं के लिए हम ये सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल राज्य में ऐसे वोटर्स की संख्या 11.8 लाख है। इनके अलावा 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले भी 18,400 मतदाता हैं। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12D भरना होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 5 दिन के अंदर इसे भरा जा सकता है। इतना ही नहीं, 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले मतदाता भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मतदाताओं की फाइनल लिस्ट 4 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राजस्थान में 51,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हर पोलिंग बूथ पर एवरेज 1,002 मतदाता वोट डालेंगे। ज्यादातर पोलिंग स्टेशन ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। इनमें से 50% पोलिंग स्टेशन से वेबकास्टिंग होगी, ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो तुरंत सामने आ जाए। इसका चयन नियमानुसार किया जाएगा। इसके अलावा 200 बूथ ऐसे जिनकी जिम्मेदारी दिव्यांग अधिकारी संभालेंगे। इसी तरह से 1600 बूथ ऐसे होंगे जिसे यूथ के द्वारा मैनेज किया जाएगा। इसी तरह महिलाओं द्वारा भी 1600 बूथ मैनेज करने की योजना पर काम किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग को इस फैसले से कई फायदे होने वाले हैं, क्योंकि जो लोग बूथ तक जाने में असमर्थ होते हैं वो लोग अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। लेकिन देश के लोकतंत्र में मतदाताओं का खास योगदान होता है। हर एक मतदाता को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देश के लिए हर एक वोट जरूरी होता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा AMB नेटवर्क।